हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले लेक्चर में हमने क्लोजिंग एंट्रीज सारी समझ ली थी और हमने कुछ बेसिक सम्स स्टार्ट किए थे। हमारे और कुछ एकदम ही बेसिक सम्स बाकी है, वो स्टडी मटेरियल में है इसलिए हमें करवाना ज़रूरी है। तो वो फटाफट पहले बेसिक सम्स सारे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। हमें बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट समझने, उसके रिलेटेड सम्स करेंगे और फिर जो है वो बड़े सम्स पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है दयाल ब्रोस का एज ऑन 31 मार्च 2022 और इसमें अगर आप देखोगे तो कैपिटल है लैंड एंड बिल्डिंग 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम मेशर्स डी एन कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री इन ट्रेड, फर्नीचर, ट्रेड पेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो दी गई है। एडवांस टू सप्लायर, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, टोटल। हमें बोला क्या गया है, सिंपली हमें बोला गया है कि भी आप बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन 31 मार्च 2022। एकदम ही सिंपल सा, हमें क्विकली 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपल बैलेंस शीट बनानी है, असेट्स को असेट्स की जगह पे, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आंसर नंबर 4 पे। बैलेंस शीट ऑफ मेशर्स दयाल ब्रूज एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले आपको कैपिटल दिया गया और यहाँ पे कुछ नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी है, तो हम कैपिटल को जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले। कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है 3 लाख, वो आपका आ गया असेट साइड एंड बिल्डिंग। उसके बाद 14% टर्म लोन आपको दिया गया है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। अब देखो परसेंटेज है, लेकिन हमें कुछ भी डेट्स या ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में बोला नहीं है कि भाई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है या ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो इस परसेंटेज का हमें कोई भी काम नहीं है। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम मेशर्स डी एन कंपनी 4,60,000, लोन फ्रॉम मेशर्स डी एंड कंपनी 4,60,000। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है 4,20,000। उसके बाद कैश इन हैंड 20,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, ये है 6 लाख। उसके बाद फर्नीचर, ये है 2 लाख। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी आपकी 40,000। एडवांस टू सप्लायर 1 लाख। एडवांस आपने दिया है तो वो आपके लिए असेट बन जाती है।
उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है जिसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल में, 1 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स, यहाँ पे कैपिटल में से आप माइनस करते हो, 60,000। तो यहाँ पे आपको बाहर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 7,40,000। और अगर हम टोटल चेक करें, 16,40,000 आपका टोटल है। सिंपल सम था, कुछ नहीं था, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने की थी। ऐसे छोटे मोटे सम्स नहीं है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। 7th पे आ जाओ। 7th भी एकदम सिंपल है। में जो है वो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी गई, बरोबर। और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे महिंद्रा एंड सन्स कैपिटल, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंटरी, मशीनरी, इक्विपमेंट। करना क्या है, तो हमें ओपनिंग एंट्री देनी है। सर ये क्या होता है ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री एकदम सिंपल चीज है। आपने पिछले साल जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए तो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, इसी तरह से आपने जो है वो एक बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है। अब ये जो है वो आपके बैलेंसेस पिछले साल बच गए, ये सारे ही बैलेंसेस आपके पिछले साल बच गए। तो उधर आपने जो है वो क्या किया होगा भी, अगर असेट होगा तो आपने जो है वो इस तरह से बाय बैलेंस कैरिड डाउन किया होगा। अगर लायबिलिटी होता तो आपने टू बैलेंस कैरिड डाउन किया होगा। तो ये जो आप कैरिड डाउन कर रहे हो ना, इस कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करने की ये एंट्री है। ये जो सारे बैलेंसेस पिछले साल क्लोज हुए थे उसको ब्रॉट डाउन करने के लिए हमें ये ओपनिंग एंट्री साल के स्टार्टिंग में करनी पड़ती है, क्योंकि बैलेंसेस ऐसे ही डायरेक्ट उड़ के थोड़ी ना आ जाते हैं, आपको एक एंट्री करनी पड़ती है। तो आप जो है वो एक ओपनिंग एंट्री करते हो जो पिछले साल जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस थे। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में ही कल के लेक्चर में ये समझा था कि भाई सारे नॉमिनल अकाउंट तो जो है वो क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल में। ट्रेडिंग पीएनएल का भी एक नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट भी क्लोज हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद, पीएनएल अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद सिर्फ बचता क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज ही बचती है। उसी को ही आप नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो। वही हमें यहाँ पे जो आप कैरी डाउन करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, वही हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर। ये ब्रॉड फॉरवर्ड करने की ये एंट्री है, ठीक है। सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं है। ओपनिंग एंट्री में आपको क्या करना है, जितनी भी एसेट है उसको डेबिट कर दो, जितनी भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल, बस। तो क्वेश्चन नंबर 7, नाम क्या है इसका? नाम कुछ भी दिया गया नहीं है, तो सीधा आंसर 7 करके जाने देते हैं। ओपनिंग एंट्री में आप सबसे पहले सारी एसेट्स को डेबिट कर दोगे। तो कैश इन हैंड 43,000, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 2,67,500,
फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $7,49,500। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 9 लाख। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, 6 लाख। टू जो भी लाइबिलिटीज है सारी क्रेडिट कर देंगे हम, टू महिंद्रा एंड सन्स अकाउंट, 5,60,000। टू कैपिटल अकाउंट 20 लाख। क्लियर, सिंपल था। इसी तरह से आपकी ओपनिंग एंट्री होती है। अब ऐसा ही सिमिलर एक और क्वेश्चन है आपका, आंसर नंबर कौन सा है, 7 था, अब 8 आएगा। 8 में भी हमें जो है वो ओपनिंग एंट्री करनी है, बट 8 में एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट आपको जो है वो 1,88,000 दिया गया है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको यहाँ पे दिया गया है 6,200। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका एक लायबिलिटी का अकाउंट है, उसका बैलेंस आप जो है वो क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो ब्रॉट डाउन भी आपको उसको करना पड़ेगा। तो ये 6,200 अलग से आप लिखोगे, और ट्रेड रिसीवेबल जो आप डेबिट करोगे वो कितने से डेबिट करोगे, 1,88,000 से। ये अमाउंट रिलेवेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा 188 से, प्रोविजन क्रेडिट होगा 6,200 से। बाकी सब कुछ सिमिलर था, सिंपल है। तो फटाफट कर लेते इसको भी, ओपनिंग एंट्री। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 1,25,600। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 2,06,400। के बाद ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,88,000। के बाद कैश अकाउंट डेबिट 36,200। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट 164। टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये हो जाएगा 1,46,000। टू कैपिटल अकाउंट 2,40,000। सिंपल। अच्छा, एक और चीज ये रह गई, प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 6,200। क्रॉस चेक करने के लिए आप दोनों का टोटल भी जो है मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अगेन एक और बेसिक सम था ये भी। के बाद
क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक और सिंपल बेसिक सम है, इसमें हमें ट्रेडिंग पीनल एंड बैलेंस शीट बनाना है, बट सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड दी गई है। एडजस्टमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? आपका इन्वेंट्री। तो ये वाला सम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। नंबर 11। तो हमें जो है वो ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनाना है और हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इस पर्सन का दिया गया ऐसा कुछ भी बोला गया नहीं है, तो सीधा सीधा ट्रेडिंग पीनल ही बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब जल्दी से जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें रखनी है वो रख के ये वाला सम भी जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेड रिसेबल दिया गया है 3,50,000 का, तो ट्रेड रिसेबल आपका आएगा असेट साइड। उसके बाद इन्वेंट्री ओपनिंग वाला दिया गया है, जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रखते हो 5 लाख। फिर उसके बाद कैश इन हैंड 5,60,000, ये जाएगा आपका असेट साइड। फिर वेजेस दिया गया 3 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर आपको बेड डेट्स दिया गया है जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा 50,000। फिर उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स का बैलेंस दिया गया है 1,50,000।
फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 1,50,000 दिया गया है, ये जाएगा P&L अकाउंट में। फिर सैलरीज 2,20,000, के बाद परचेजेस 12,50,000, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000, उसके बाद ट्रेड बैलेंस में आपको कैपिटल दिया गया है 25 लाख, जिसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे अभी। तो ट्रेड पेबल्स 9 लाख, उसके बाद सेल्स 17 लाख, और यहाँ पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया है जो है आपका 10 लाख। तो यहाँ पे बाय स्टॉक 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो उसके दो इफेक्ट, असेट साइड भी आप जो है क्लोजिंग स्टॉक बता दोगे। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको दी गई थी। अब इसको फटाफट क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। 27 लाख, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। $6,50,000 ही ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 2,20,000 माइनस 1,50,000 माइनस 50,000, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट भी मिल जाएगा 2,30,000, और यही 2,30,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। $27,30,000 प्लस 9 लाख, ये हो गया आपका 36,30,000। तो इसी तरह से ये वाला सम भी आपका जो है कंप्लीट होता है। 36,30,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ही बेसिक सम्स जो है, जो एकदम ही बेसिक सम्स थे, वो कंप्लीट होते हैं। अब जो है वो अपने वन बाय वन सारे ही एडजस्टमेंट समझेंगे, और उसके रिलेटेड जितने भी सम्स आपको दिए गए हैं वो भी हम जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका जो आएगा वो है क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को समझने से पहले एक ये भी बात आपको समझा दो कि हमने देखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हर बार ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिखता है।
आपने अगर 11th-12th में फाइनल अकाउंट्स के सम्स किए होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि क्लोजिंग स्टॉक हर बार ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, हर बार जो है वो नीचे एडजस्टमेंट में दिखता है। तो ऐसी तो क्या दुश्मनी है क्लोजिंग स्टॉक की ट्रायल बैलेंस से कि वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचता ही नहीं है। तो एक सिंपल चीज आपको अगर मैं समझाऊं कि अगर किसी भी चीज को ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ता है। क्या प्रोसेस के थ्रू? कि भाई पहले उसकी रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल के थ्रू या सब्सिडरी बुक्स के थ्रू उसकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर उस रिकॉर्डिंग की जो है वो क्या होगी, लेजर पोस्टिंग होगी। लेजर पोस्टिंग में जो भी ऐसे लेजर्स होंगे जिसके दोनों साइड टोटल मैच हो जाते हैं वो तो खत्म हो गए, वो लेजर पूरा है। लेकिन जो लेजर्स ऐसे जिसमें दोनों साइड की टोटल मैच नहीं होते, किसी में बैलेंस आता है, तो उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके हम जो है वो लेके जाते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। तो अगर किसी भी चीज को ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो उसका सबसे पहला रास्ता यह है कि भी उसको जर्नल एंट्री के थ्रू होके जाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री होगी, लेजर पोस्टिंग होगी, उसके बाद जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस तक वो पहुंचेगा। अब एक सिंपल चीज मुझे ये बताओ कि जब आप गुड्स परचेज करते हो, तब एंट्री क्या करते हो? तो गुड्स परचेज करने की एंट्री आप करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब गुड्स इनवर्ड आया तब आपने परचेज टू कैश किया। अब जब गुड्स जाता है, मतलब सेल्स के लिए अगर गुड्स गया, तो आप एंट्री करते हो क्या, कैश टू सेल्स अकाउंट। तो अब सिंपल एक चीज ये बताओ मुझे, जब गुड्स आया तब आपने परचेज रिकॉर्ड किया, जब गुड्स गया तब आपने सेल्स रिकॉर्ड किया, तो कहीं पे भी वर्ड एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक आया क्या? नहीं आया ना। अब एंट्री ही किसी चीज की नहीं करोगे तो वो ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचेगा? तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? हम एंट्री तो करते नहीं है। ये इस पे हमने डिटेल चर्चा जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है इन्वेंट्री के पहले ही लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 40-50 मिनट देके इस पे चर्चा की थी कि हमारा क्यों क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस तरह से एंट्रीज होती है, क्यों हम गुड्स अकाउंट नहीं बताते, ये सारी चीज चर्चा हमने उधर की थी। अब यहां पे रिलेवेंट क्या है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसा समझ लो कि 31 मार्च जो होता है उस टाइम आप एक जो है वो कट ऑफ टाइम रखते हो कि लेट से शाम के 7 बजे जो है आप बिजनेस बंद कर दोगे उस दिन, और 7 बजे के टाइम आपका जितना भी स्टॉक जो है वो बच गया होगा आपके गोडाउन में, उसको आप काउंट कर लोगे। अब काउंट करोगे मतलब ऐसा एक एक को गिनने जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी आपका सिस्टम है तो सिस्टम में से सीधा एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। किसी भी तरह से आप जो है वो 31 मार्च को शाम को स्टॉक को काउंट करते हो, स्टॉक की क्या बैलेंस बची है वो आप देखते हो, और उसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री करते हो क्या, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एंट्री होती है। तो अब ये तो समझ में आ गया ना कि भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि कोई एंट्री ही नहीं हुई है तो ट्रायल बैलेंस तक कैसे दिखेगा। ईयर एंड पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। अब यही चीज में आपको जो है वो अच्छे से ये पूरे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, ये और ये, कि अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता तो क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो क्या है, उस केस में COGS कैसे कैलकुलेट करना है, क्या इफेक्ट्स देने, ये सारी बातें ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको जो है वो एडजस्टमेंट में दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिया है, परचेज एंड सेल्स 10,000 एंड 15,000, मतलब परचेज जो है वो 10,000 है, सेल्स जो है वो 15,000 है, और ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आपको दिख रहा है 2,000 रुपये, और नीचे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2025 रुपीज 3,000 आपको दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब ये है कि भी अभी तक आपने क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी एंट्री नहीं की है,
इसलिए वो चीज एडजस्टमेंट में दिख रही है। हमने 31 मार्च को जो है वो जाके गोडाउन में स्टॉक कितना है वो काउंट किया होगा, और उस काउंटिंग के बेसिस पे हमें पता चला कि हमारी इतनी कॉस्ट का गुड्स जो है वो बच गया है। इतनी कॉस्ट का गुड्स मतलब 3000 की कॉस्ट का गुड्स जो है वो आपका बच गया है। ये आपने काउंट कर लिया। अब अगर इस तरह से आपको सिचुएशन दी गई है तो उस केस में आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो यहां पे एंट्री क्या करनी पड़ती है समझना। आप क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हो, और 2 क्या कर देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट करते हो। अब इस एंट्री की पोस्टिंग की वजह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से दिखता है। अगर मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जनरली जो है वो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक देखने मिलता है 3000। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया गया है तो ये एंट्री होगी, और इस एंट्री के दो जगह पे पोस्टिंग होगी। एक तो आपने ये एंट्री क्या की, आपने एंट्री की ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने अमाउंट कितना लिखा, 3000 लिखा। डेबिट क्या किया आपने, डेबिट किया क्लोजिंग स्टॉक को, तो यहां पे आपने लिख दिया क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। एक ये एंट्री की वजह से यहां पे पोस्टिंग आई, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो असेट माना जाता है, तो उसकी दूसरी पोस्टिंग आप जो है वो कर दोगे कहां पे, बैलेंस शीट में। तो ये दूसरी पोस्टिंग हो जाएगी असेट्स में। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उसके आपको दो इफेक्ट देने हैं। अब एडजस्टमेंट में दिया गया है मतलब ये वाली एंट्री करनी बाकी है, तो एंट्री पहले करोगे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस एंट्री के थ्रू ये वाली पोस्टिंग हुई। और दूसरा असेट है, तो असेट का जो है वो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे और उसको आप बैलेंस शीट में बता दोगे। ये तो हो गया अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिख रहा है। अब अगर इसी में ही मैं कंटिन्यू करके अगर यहां पे लिखूं, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना। देखो, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दिख रही है मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री आपने ऑलरेडी कर दी होगी। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, उसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि आपने पहले से ही क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया है, और ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब आपने एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एंट्री ऑलरेडी पास्ड। क्या एंट्री आपने ऑलरेडी पास की होगी, तो समझना भाई क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है तो उसको तो डेबिट ही करोगे, और आप क्रेडिट जो करोगे वो क्रेडिट आप कर दोगे किस चीज को, परचेस को। तो ये समझना आपने क्या बोला कि भाई हम इतना परचेस करके लेके आए थे, इतना हमने खर्चा बुक किया था। अब ये जो खर्चा एक बार के लिए मैंने जो है वो खर्चा बुक कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स तो मेरा बच गया। तो ये जो गुड्स मेरा बच गया, जो मेरा नेक्स्ट ईयर खर्चा होगा, उस खर्चे को मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल आउट कर रहा हूं। तो इसको अब समझना ध्यान से। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, देखो
यहां पे केस अलग था, यहां पे एडजस्टमेंट में दिया गया है और अब ये एंट्री हम पास करेंगे, ये एंट्री। अब इस केस में ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, अब वापस करनी नहीं है। तो इसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसा दिख रहा होगा, तो अगर यहां पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं, डेबिट क्रेडिट, तो देखो सबसे पहले अगर मैं परचेज की बात करूं तो परचेज यहां पे आपको कितना दिख रहा था, यहां पे आपको दिख रहा था 10,000, पर ये तो टोटल परचेज था, आगे कहीं पे भी आपने परचेज को क्रेडिट नहीं किया था। लेकिन अगर आपने ये एंट्री पास कर दी है जिसमें आपने परचेज को जो है वो 3,000 से क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो उस केस में अब ये जो 10,000 वाला परचेज का जो डेबिट बैलेंस दिख रहा था वो कम हुआ होगा ना, क्योंकि आपने परचेज को क्रेडिट किया है। तो यहां पे अब जो परचेज दिख रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा, परचेज एंड सेल्स, तो परचेज यहां पे 10,000 ना दिख के अब यहां पे सिर्फ दिख रहा होगा कितना, 7,000। और सेल्स कितना दिख रहा होगा, सेल्स में कोई चेंज नहीं, सेल्स एज इट इज 15,000। ओपनिंग स्टॉक को आपने कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका एज इट इज दिखेगा 2,000। तो अब अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो कंक्लूजन ये है कि जब आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में मैं क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देता हूं, और क्लोजिंग स्टॉक को भी आपने डेबिट किया है तो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस ही होगा। जब आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है तब ये जो परचेज आपको दिख रहा है ना, ये जो परचेज 7,000, ये टोटल परचेज नहीं है, ये परचेज आपका जो है, चलो इसको लिख ही देते हैं, ये परचेज आपका जो है ये आपका है एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज मतलब क्या, यहां पे आप समझोगे, देखो यहां पे ओपनिंग स्टॉक को मैं एडजस्टेड परचेज में कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बुक में भी इस तरह से नहीं किया है। अगर आप इंटर लेवल पे जाओगे तो वहां पे ये भी कंसीडर होता है, पर ठीक है वो सब बात की बात है। इधर अभी समझ लो कि एडजस्टेड परचेज यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे एडजस्टेड परचेज हो जाएगा आपका टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई टोटल परचेज आपका कितना था, टोटल परचेज आपका यहां पे 10,000 था, अब यहां पे टोटल परचेज में से 3,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दे तो अब आपका परचेज बचा कितना, 7,000। तो इस तरह से आपका एडजस्टेड परचेज है वो ट्रायल बैलेंस में दिखता है। तो कंक्लूजन सिंपल इतना ही था कि भी अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, मतलब ये परचेज है वो टोटल परचेज नहीं है, क्योंकि ये इधर पहुंचाने के लिए, इसको ट्रायल बैलेंस तक पहुंचाने के लिए आपने एंट्री पास कर दी है, जहां पे आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया है, मतलब ये जो परचेज आपको दिख रहा है वो एडजस्टेड परचेज दिख रहा है। सिंपल, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा किस तरह से एंट्रीज होगी, तो पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा ही नहीं। सर क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा, सिंपल है कि भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा तो आपको एंट्री पास करनी पड़ती, तब जाके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है ना। ये एंट्री आप पास करते हो, ये एंट्री आप पास करते हो तब जाके आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दिखता है। अब यहां पे कहीं पे भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन किया क्या, नहीं किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो है वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पे दिखेगा, बैलेंस शीट में। तो सर क्या इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, नहीं बेटा, देखो यहां पे समझना। अब इसकी मैं सारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग अगर मैं यहां पे करूं तो ओपनिंग स्टॉक आपका 2,000 है, ओपनिंग स्टॉक 2,000, परचेज इस केस में आपको दिया गया है कितना, 10,000, फिर
सेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, 15,000। अगर यहाँ पे आप जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो जीपी आपका कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000, जीपी यहाँ पे आपका आया कितना, 6,000। अब यही चीज अगर मैं सेकंड वाले केस में समझाऊँ आपको, तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा, तो इधर आपका ट्रायल बैलेंस किस तरह से बना है, तो परचेज 7,000 है, सेल्स 15,000 है। तो यहां पे अगर मैं परचेज लिख दूं, परचेज कितना है आपका, 7,000 है, सेल्स कितना है आपका, 15,000 है, और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2,000। तो इस केस में भी आपका अगर आप देखोगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस का कंपलसरी एक ही इफेक्ट, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में असेट साइड ही लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने ये एंट्री की ही नहीं है, आपने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। तो उस केस में जीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यही आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 6,000, 15 में से 9,000 गए तो आपके 6,000 बचे। इधर भी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था, 6,000 ही आ रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई भी चेंज नहीं है, समझे। बैलेंस शीट में एज इट इज जैसा यहां पे दिख रहा है वैसा बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा कितना, 3,000। सिंपल था। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। देखो ये चीज को 2 सेकंड में मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई करना क्या है, बट हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ एंट्रीज है। अगर लॉजिक नहीं समझोगे, एंट्रीज नहीं समझोगे, तो ये चीजें हुई कैसे वो पता नहीं चलेगा। अगर देखने जाए तो यहां पे लिख दिया है, सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि इफेक्ट्स क्या होंगे, तो सिंपल इफेक्ट है। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल दो और बैलेंस शीट के असेट साइड डाल दो। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो बैलेंस शीट के असेट साइड डाल दो। मैं सिर्फ इतना बोल के भी खत्म कर सकता था, लेकिन फिर चीजें समझ में कैसे आएगी, ये किस तरह से एंट्रीज होती है, वो सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। जो मैंने वहां पे लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझ लो। देखो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, इधर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 ही आया। अब अगर मैं बात करूं सीओजीएस की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी हमने चर्चा इन्वेंट्री वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में की थी। अब यहाँ पे मैं वो पूरा फॉर्मूला समझाने नहीं बैठूंगा, वरना उसमें और टाइम जाएगा। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता होगा। तो इस केस में भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा केस है, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपको ओपनिंग स्टॉक 2,000 आ गया। इधर जो ये परचेज आया 10,000, वो कौन सा परचेज है, टोटल परचेज है, और ये 3,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। तो उस केस में सीओजीएस कितना आया, 9,000 आया। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ था नहीं तो उसको हमने लिखा नहीं। अब अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो मतलब ये जो परचेज दिख रहा है ना, ये परचेज कौन सा परचेज दिख रहा है, एडजस्टेड परचेज दिख रहा है। अब एडजस्टेड परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही तो एडजस्टेड परचेज है। तो वापस क्या मुझे इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने की जरूरत है, नहीं बेटा, यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये जो एडजस्टेड परचेज है वो वही है, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में आपका सीओजीएस है वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो आप 2,000 प्लस 7,000 ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा कितना,
9,000। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लेना। अब इसके रिलेटेड एक सम हमें दिया गया है, तो वो सम जो है वो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझना। ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2022 ऑफ मेशर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपको परचेज एंड सेल्स दिया गया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी दिया गया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है और इस बार क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब ये जो परचेज दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्मल परचेज नहीं है। ये वाला परचेज जो है वो कौन सा परचेज है? एडजस्टेड परचेज है बेटा, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, आगे बढ़ते। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दी गई है और कैपिटल दिया गया है। हमें पूछा क्या गया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर्स का बैलेंस 1 अप्रैल 2021। हमारा ईयर एंड कौन सा था? 31 March 2022। तो ये मतलब ओपनिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट का आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया गया है कितना? 3 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के दौरान आपने एक्चुअल में कितना कैश पे किया क्रेडिटर्स को, वो भी आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, सिंपल सा हमें कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्योंकि हमें जो है वो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, मतलब जो परचेज होगा वो कौन सा परचेज होगा? एडजस्टेड परचेज होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कोई भी दिया नहीं गया है, ओपनिंग स्टॉक आपको अलग से दिया गया है। तो उस केस में यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या था? सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम में इस तरह से लिख के मत आना, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। तो अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है आपका? 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया 2 लाख, प्लस एडजस्टेड परचेज आपको दिया गया है कितना? 10 लाख। तो यहाँ पे एडजस्टेड परचेज आ गया 10 लाख। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा कितना? 12 लाख। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल था। अब दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई है? हमें पूछा गया है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए मैं जो है वो एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूं।
समझना है यहाँ पे। क्रेडिटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ये दिया गया है ना 3 लाख। तो क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। अच्छा, क्रेडिटर्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है, हाँ दिया गया है। देखो ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 है और ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि भी पूरे साल के दौरान कितना पे किया। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री सोचो पहले कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होता है, टू क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को आपको डेबिट करना है और टू क्या करना है? यहाँ पे बैंक अकाउंट करना है। लेकिन ये आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे, उसके पहले आपको एक फिगर चाहिए क्या? कि पूरे साल के दौरान कुछ खरीदा भी तो होगा ना बेटा। तो पूरे साल के दौरान परचेज कितना किए वो आपको लिखना है। अब बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि इधर जो परचेज लिखते हैं वो परचेज जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है ये 10 लाख, वही डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन बेटा ये जो परचेज है वो टोटल परचेज नहीं है, और क्रेडिटर्स के अकाउंट में तो जब एंट्री करोगे वो टोटल परचेज से ही करोगे ना, उधर थोड़ी ना एडजस्टेड परचेज से करोगे। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना क्रेडिटर्स के भी आपका स्टॉक जो बच गया उतना पैसा हमको मत देना, अभी सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा चाहिए हमें, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, नहीं ना। तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में जो एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री करनी पड़ेगी, ये तो टोटल परचेज से करनी पड़ेगी। एडजस्टेड परचेज से करोगे तो नहीं चलेगा। तो इधर मैं जो लिखूंगा कितना लिखूंगा, तो टोटल परचेज आपका कैलकुलेट करने के लिए 10 लाख आपका एडजस्टेड परचेज था। उसमें अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जोड़ दो, एडजस्टेड परचेज कैसे कैलकुलेट किया था? तो वो कैलकुलेट किया था परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर यही क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आप एडजस्टेड परचेज में जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल परचेज मिल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है कितना यहाँ पे आपका? 3 लाख। तो टोटल परचेज आपको मिल गया यहाँ पे 13 लैक्स। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस मिल गया, पूरे साल के दौरान परचेस कितना किया है वो भी मिल गया, क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो ये एक जो है वो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल सकता है, बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ये कितना आएगा आपका? तो 16 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आ गया आपका 12 लाख। क्लियर? तो अमाउंट पूरे साल के दौरान जो आपने पे किया वो कितना पे किया है? 12 लैक्स। सिंपल सम था। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की तरफ। ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो मैं बाद में आपको अलग से ही समझा दूंगा। अभी जो मुझे समझाना है आपको, वो मुझे समझाना है प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ये पूरा एडजस्टमेंट समझने से पहले हमें कुछ एंट्रीज को समझना जरूरी है। वो एंट्रीज समझ लेंगे, उसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। समझना सबसे पहले, कोई भी प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, पहले तो प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन मतलब क्या कि भी फ्यूचर में होने वाला नुकसान या फ्यूचर में होने वाला खर्चा, उसको आप पहले से ही अगर बुक कर दो, क्योंकि आपको ये चीज पता चल जाती है, या आपको बिजनेस के ट्रेंड को देख के ये चीज पता है कि भी मेरे को फ्यूचर में आगे इतना खर्चा हो सकता है, मेरे को फ्यूचर में आगे इतना नुकसान हो सकता है। तो हमारा एक रूल होता है अकाउंटिंग का, कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलता है कि भी फ्यूचर के सारे ही एक्सपेक्टेड लॉसेस या फ्यूचर के कोई आपको ऐसे खर्चे दिख रहे हैं जो होने ही वाले हैं,
ड्यू टू सम पास्ट इवेंट्स, मतलब क्या भाई, आपने सेल्स किया, डेटर्स खड़ा हुआ, उसकी वजह से एक नुकसान हो सकता है आपको। फिर फॉर एग्जांपल कोई केस हो गया आप पे, अब वो केस किस चीज का हुआ है कि भी आपने कुछ गलत तरीके से जो है वो कोई चीज यूज कर ली थी, वो आपने पास्ट इवेंट किया, उसकी वजह से केस हुआ आप पे। अब वो पास्ट इवेंट की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो उसका भी आप जो है वो पहले से ही प्रोविजन बुक कर दो, ठीक है। तो ये मैं पास्ट इवेंट्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रोविजन कभी भी फ्यूचर इवेंट्स का नहीं बुक हो सकता। मतलब क्या सर, कि मैं पहले से ही ऐसा सोच लूं कि मेरे को आगे वाले 10 सालों में जो है वो मेरा बिजनेस इतना चलेगा नहीं, तो उसका मैं एक काम करता हूं, अभी से ही सारा नुकसान बुक कर देता हूं। नहीं बेटा, फ्यूचर में खर्चे होने वाले हैं, नुकसान होने वाला है, वो आप खुद से ही ऐसे ही सोच के नहीं कर सकते। प्रोविजन आप तभी ही बुक कर सकते हो अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ है और उसका अभी उस इवेंट की वजह से आपको जो है वो नुकसान होने वाला है। अब ये थोड़ी जो मैंने बात की वो टेक्निकल बात है, जो आप इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में बहुत अच्छे से समझोगे। इस पे मैं ज्यादा अब और ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। अब इतनी सिंपल चीज ये समझ लो कि कोई भी प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, तो प्रोविजन क्रिएट करना मतलब क्या, आप प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो साइड में रख रहे हो, प्रॉफिट को कम कर रहे हो अभी से ही, पहले से ही। तो अगर प्रॉफिट को कम करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट होता है। तो कोई भी प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, चाहे फिर वो प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, वो प्रोविजंस क्रिएट आपके होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पे पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट होगा, और प्रोविजन फॉर जो भी है डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो जो है वो आप पे यहां पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने समझी एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ एनी प्रोविजन। उसके बाद अगर आपका बेड डेट्स होता है, तो सबसे पहली बार बेड डेट रिकॉर्ड करने की एंट्री आपकी क्या होती है, बेड डेट रिकॉर्ड करने की एंट्री आपकी होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है। अब समझना, ये जो बेड डेट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये तो लायबिलिटी का अकाउंट है। बट बेड डेट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ता है, ईयर एंड पे क्लोज करना पड़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, ठीक है। तो बेड डेट्स को भी क्लोज तो करना पड़ेगा, ओके। अब अगर आपको देखो, फॉर क्लोजिंग बेड डेट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो उस केस में बेड डेट्स को क्लोज करने की एंट्री आपकी हो जाती है क्या, बेड डेट्स को क्लोज करना है तो बेड डेट्स को तो क्रेडिट करोगे, डेबिट क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना समझे। अब ये एंट्री होती है, ये कोई हमने अलग एंट्री नहीं की है, कल जो हमने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी ना, इसमें हम सारे ही खर्चों को जो है वो ट्रांसफर कर रहे थे पीएनएल अकाउंट में, ये वही एंट्री है बेड डेट्स को क्लोज करने की, ये क्लोजिंग एंट्री है। लेकिन अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो सीधी बात है कि भी आपने प्रोविजन उसके लिए क्रिएट किया था। अब जब आपने ये प्रोविजन क्रिएट किया था, तब आपने ऑलरेडी इस प्रोविजन का अमाउंट जो है पीएनएल अकाउंट में डाल दिया था, तब पीएनएल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया था। तो वापिस इस बेड डेट्स को पीएनएल अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, वो दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, मतलब आपने पहले से ही कुछ प्रॉफिट का अमाउंट साइड में रख दिया था इस एंट्री के थ्रू। अब बेड डेट्स को क्लोज करने की एंट्री उस केस में क्या होगी, बेड डेट्स को क्लोज करना है तो बेड डेट्स तो आपका क्रेडिट ही होगा, डेबिट जो होगा वो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो
अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएनएल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया गया है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या करना है वो आपको सोचना है। और अगर आपकी ये वाली एंट्री हो रही है ना तो उस केस में बैड डेट्स आपका पीएनएल अकाउंट में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ये एंट्री की नहीं है, पीएनएल अकाउंट कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो सर बेड डेट कहां पे दिखेगा? तो उस केस में बेड डेट आपका दिखेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में। इसको हम प्रैक्टिकली सम से एग्जांपल से समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे समझना, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो किस तरह से हमें क्रिएट करना है? तो सबसे पहले आप उठाओगे क्या, डेटर्स का बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, वो आपने लिख दिया। ट्रायल बैलेंस में जो भी आपका डेटर्स का बैलेंस दिया गया था वो, उसमें आप सबसे पहला काम ये करोगे प्लस माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट। एनी अदर एडजस्टमेंट मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल सेल्स रिकॉर्ड करना रह गया था, तो सेल्स रिकॉर्ड करोगे तो डेटर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, तो सेल्स क्रेडिट डेटर्स डेबिट, वो एक एडजस्टमेंट रह गया था तो वो एडजस्टमेंट कर दो पहले। कॉमन डेटर्स थे वो उड़ा दो। इन शॉर्ट, नीचे एडजस्टमेंट्स में अगर आपको कोई भी डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई है तो पहले उसको सॉल्व करो, उसको प्लस माइनस करो, ठीक है। फिर यहां पे मैंने बेड डेट्स को माइनस किया है, बट ये कौन सा बेड डेट्स माइनस होगा ध्यान से समझना। लाल कलर से लिखा है पूरा, ओनली इफ इवन इन एडजस्टमेंट। अगर बेड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है तो ही आप यहां से माइनस करोगे। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर बेड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब क्या, आपने ऑलरेडी बेड डेट्स रिकॉर्ड करने की एंट्री कर दी है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और उसमें आपने डेटर्स को क्रेडिट किया है। बेटा, डेटर्स ऑलरेडी कम अमाउंट से दिख रहा है, ये एंट्री हुई तब जाके बेड डेट्स पहुंचा ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर बेड डेट्स एडजस्टमेंट में दिख रहा है, मतलब आपको बेड डेट्स की पहली एंट्री ही करनी बाकी है। कौन सी वाली? बेड डेट्स टू डेटर्स। तो पहली ये एंट्री करोगे, तो अगर आपको बेड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो ही आप यहां से माइनस करोगे। फिर आपको एक बैलेंस मिलेगा जिसको मैं नाम देता हूं क्या, ए। अब ये जो अमाउंट मिली ना आपको, ये अमाउंट कौन सी मिली कि ये डेटर्स थे, उसमें से एडजस्टमेंट हो गए तो अब सही डेटर्स की अमाउंट आ गई। उसमें से ऐसे डेटर्स मैंने निकाल दिए जो पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, बेड डेट्स हो गए। तो सारे जो नहीं मिलने वाले थे वो मैंने निकाल दिए, तो अब बचा क्या, जिससे पैसा मिल सकता है। तो जिससे पैसा मिल सकता है उस पे ही डाउट क्रिएट करोगे ना, इधर डाउट थोड़ी ना, ये बेड डेट्स पे डाउट थोड़ी ना, ये तो पक्का हो गया कि भी नहीं मिलने वाला है। तो ये जो ए आपने निकाला, इस ए पे जो है वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का परसेंटेज लगेगा। फिर ये अमाउंट आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की निकाली, इसको माइनस करने के बाद बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग डाउटफुल डेट आपको मिलेगा बी। ये बी कौन सा फिगर मिला? पहले जिससे नहीं मिलने वाला था उनको साइड में किया, फिर ऐसे लोगों को साइड में किया जिस पे डाउट है कि शायद मिले शायद ना मिले, उनको भी साइड में किया। अब जो है वो अच्छे वाले लोग बचे कि भाई इनसे तो पैसा मिल सकता है, इनमें कोई डाउट भी नहीं है, लेकिन इनमें से भी कोई तो ऐसे होंगे ना कि भाई जो पूरा पैसा शायद ना दे। तो इसकी वजह से हमें जो है वो क्या क्रिएट करना पड़ता है, उनको शायद हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया जाएगा, वो ये जो अमाउंट आपने निकाली बी वाली, इस बी वाली पे जो है वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट माइनस किया, उसके बाद जो आपका ये वाला फिगर आएगा, ये फिगर आपका आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट में दिखेगा। क्लियर? अब एक दो चीजें और मैं क्लियर कर दूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स
ये दोनों ही लायबिलिटी के अकाउंट है, इनका बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस हम उनको जो है वो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके बताते हैं, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। बाकी ये अकाउंट तो लायबिलिटी के ही अकाउंट है। क्लियर? ठीक है। नोट क्या लिखा है एक बार नोट पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आर लायबिलिटी अकाउंट्स, बट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस वी डिडक्ट देम फ्रॉम असेट डेटर साइड। क्लियर? अब P&L अकाउंट में प्रोविजन का कितना अमाउंट जाएगा उसके लिए हमें एग्जाम्पल समझना जरूरी है। पहले ही बता दूं, अगर आपको वो ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन वो प्लस माइनस वाली आदत है, वो आपने रट लिया है दिमाग में, तो आप वो चीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा काम आपको रटवाना नहीं है, मुझे हर एक एंट्री समझानी है आपको। तो मैं जो है इंस्टीट्यूट जो चीज करता है, इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे ये प्लस माइनस वाला नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर देगा अगर आप वो प्लस माइनस ओल्ड न्यू बेड डेट्स ओल्ड न्यू वो सब वो प्लस माइनस करके आओगे तो इंस्टीट्यूट गलत कर देगा, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट गलत नहीं करता, बट इंस्टीट्यूट जो है वो एंट्रीज वाइज आता है। मैं भी आपको सारी चीजें एंट्रीज के थ्रू ही समझाऊंगा। लॉजिकली सारी चीजें समझेंगे, एंट्री समझेंगे तो ही आगे समझ में आएगा। वो ऐसा रट लोगे सीधा तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। तो अगर आप वो चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो, मैं मना नहीं बोल रहा हूं, पर मैं यहां पे आपको एंट्रीज के थ्रू समझाऊंगा। क्लियर? अब ये एग्जांपल को मैं जो है वो उधर लेके आ जाता हूं ताकि इसको हम सॉल्व कर सके पूरा। दूसरा एडजस्टमेंट हमें समझना है, प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है जिसमें सब एडजस्टमेंट मैंने कवर कर लिए। तो अगर इतना समझ गए तो फिर ये फंडा भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये दो चीज हमें बनानी है, तो पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। वैसे इस चीज का आंसर उधर आपको दिया गया है बुक में ही, बट मैं रीड आउट कर जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, अब एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं पूरा। देखो, यहां पे आपको डेटर्स का बैलेंस दिया गया है 1,00,000 रुपए, बेड डेट्स आपको टोटल दिया गया है 5,000, और ये बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब आपने ऑलरेडी एंट्री पास कर दी है क्या, बेड डेट्स टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 8,000 आपको दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको 2,000 दिख रहा है। एडिशनल, अब ये जो है वो एडजस्टमेंट स्टार्ट हुए आपके। एडिशनल बेड डेट्स अनरिकॉर्डेड जो है वो कितना है, 2,000। अब ये जो बेड डेट्स है वो एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 10%, आपको 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन रखना था, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो आपको मेंटेन रखना था 3%। अब मैं दोनों का ही अकाउंट बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी। वो दो अकाउंट बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट 1, जिसमें हम बना रहे हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और दूसरा हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। अब समझना पूरा एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस मेरे को दिया गया है 1,00,000, तो डेटर्स को मैं बैलेंस शीट में लिखता हूं। तो डेटर्स मैंने यहां पे लिख दिया 1,00,000, ठीक है। उसके बाद बेड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है 5,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। तो इनके ओपनिंग बैलेंस पहले तो पुट करते हैं। दोनों लायबिलिटी के अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, 8,000 एंड 2,000। सॉफ्टवेयर थोड़ा हो रहा है, एक सेकेंड। तो इन दोनों का ही हमने जो है वो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, तो वो पूरा फॉर्मेट अगर हम याद करें तो एडिशनल बेड डेट्स आपको कुछ 2,000 रिकॉर्ड करने हैं, 10% आपका प्रोविजन रखना है, और 3% आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रखना है। तो इधर जो डेटर्स है इसमें से सबसे पहले क्या हम ये 5,000 वाला जो बेड डेट है वो माइनस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, आपने एंट्री कर दी है जिसमें डेटर्स को क्रिएट कर दिया है आपने, तभी जाके ये चीज यहां पे दिख रही है, वो यहां पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा माइनस होगा सर, ये जो 2,000 का आपका अनरिकॉर्डेड डेटर्स है उसको आप, अनरिकॉर्डेड बेड डेट्स है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आप माइनस करोगे बेड डेट्स कितना 2000। तो ये माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर जो मिला वो कितना मिला 98,000। ठीक है, इस 98,000 पे आपका प्रोविजन क्रिएट होगा। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी का अकाउंट है जिसका क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना कितना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है 10%। तो इधर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर माइनस करूं एट द रेट कितना परसेंट है आपका 10% है। तो 10% जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 98,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपका बनता है 9800। अब उसके बाद जो बैलेंस आया आपका 98,000 माइनस 9800, वो आपका आया 88,200। अब इस पे आपको जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट क्रिएट करना है कितना 3%। 88,200 इंटू 3%, ये हो गया आपका 2646। और ये माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर आपका आउटर कॉलम में दिखेगा 85,584। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर होगी। ये हमने वो पुराने फॉर्मेट जो अभी थोड़ी देर पहले समझा उसके हिसाब से हमने ये किया। अब यहां पे ध्यान से समझना, देखो ये तो नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो हमें क्लोज करना ही करना है। लेकिन ये जो है ना, ये आपके लायबिलिटी वाले अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लायबिलिटी वाला अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 9800। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक लायबिलिटी वाला अकाउंट है जिसका क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 2646। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें अगर रखना है तो इधर मुझे क्लोजिंग बैलेंस तो मिल गया ना इस अकाउंट का, जो मुझे कैरी डाउन करना है 98,000 इंटू 10% 9800। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का टू बैलेंस कैरिड डाउन अगर मैं देखूं तो ये आपको कितना मिला 88,200 इंटू 3%। 88,200 इंटू 3%, ये आपको मिला 2646। ठीक है, अब हमने क्या समझा था कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है तो उस केस में बेड डेट्स को राइट ऑफ करने की जो एंट्री आप करोगे वो क्या करोगे, इधर वापस लेके आता हूं मैं उस एंट्री पे। तो बेड डेट्स को राइट ऑफ करने की जो आप एंट्री करोगे वो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट, यही एंट्री करोगे। तो अगर ये एंट्री की पोस्टिंग हम करें तो बेड डेट्स को आपको क्रेडिट करना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या टू बेड डेट्स अकाउंट, और टोटल जितना भी बेड डेट्स है वो आपका सारा राइट ऑफ हो जाएगा यहां पे। तो 5,000 तो पहले से भी था, ये 5,000 तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ना, ये प्लस 2,000 का और आपका बेड डेट्स हुआ, तो टोटल आपका बेड डेट्स कितना हुआ 7,000 का। तो इधर जो आप बेड डेट्स राइट ऑफ करोगे वो कितना राइट ऑफ करोगे 7,000। अब यहां पे एक चीज समझ लेना, ध्यान से कान खोल के सुन लो। अगर बेड डेट्स आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 7,000 राइट ऑफ किया है तो ये चीज वापस आपकी पीएनएल अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। बेड डेट रिकॉर्ड करने की एंट्री आपने की बेड डेट्स टू डेटर्स, अब बेड डेट को राइट ऑफ करने की एंट्री आपने कर दी क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट, खत्म हो गया ना बेड डेट्स। तो अगर ये बेड डेट्स यहां पे खत्म हो रहा है, उसका आप डेबिट इफेक्ट दे दे रहे हो यहां पे, तो दूसरा इफेक्ट यहां पे पीएनएल अकाउंट में मत देना बेटा, भूल से भी मत देना। क्लियर? तो अब यहां पे समझना, हमारा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था 8,000, हमें रखना कितना है 9800।
भाई 8,000 का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से यूज कितना हो गया? 7,000। तो 8,000 में से 7,000 यूज हो गया, तो अब बचा कितना? 1,000। और रखना कितना है? 9,800। तो और कितना क्रिएट करना पड़ेगा? तो वो आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। और प्रोविजन क्रिएट कहां से करते? एंट्रीज हमने समझी, पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से आपने प्रोविजन क्रिएट किया, और ये कितना क्रिएट आपको करना पड़ेगा? तो 1,000 बचा था, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 8,800। अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना इधर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस रखना है 9,800। तो ये 9,800 मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ना बता के असेट साइड माइनस करके बता रहा हूं। बट ये मैं लायबिलिटी का ही अकाउंट 9,800 बता रहा हूं। जो अपने कैरी फॉरवर्ड करते हैं वही चीज हम बैलेंस शीट में बताते हैं ना। हमने कैरी फॉरवर्ड कितना किया? 9,800। वही चीज हमने बैलेंस शीट में यहां पे बताई, 9,800। लेकिन क्या हम 9,800 पीएनएल अकाउंट में बताएंगे? नहीं बेटा। एंट्री क्या की आपने? एंट्री पीएनएल अकाउंट को आपने डेबिट किया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया। कितने से किया? 8,800 से। तो पीएनएल अकाउंट में कितना आएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 8,800। ठीक है। अब अगर आप वो जो आपका प्लस माइनस वाला फॉर्मेट है उसको अगर याद करो, उसको यहां पे अप्लाई करोगे, तो वो सारा कुछ प्लस माइनस करके आपका फाइनल फिगर जो बाहर आउटर कॉलम में दिख रहा होता है वो इतना ही होगा। बस आप वो प्लस माइनस रट के कर रहे हो। मैं यहाँ पे यही सारी चीज आपको एंट्रीज के थ्रू समझा रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट भी यही चीज फॉलो करती है। अब अगर बात करें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना कितना है? 2,646। तो बैलेंस शीट में तो 2,646 ही आप लायबिलिटी साइड ना बता के असेट साइड माइनस करके बता रहे हो। लेकिन ओपनिंग है 2,000, रखना है 2,646। मतलब करंट ईयर में और मुझे थोड़ा बहुत जो है प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन कहां से क्रिएट होता है? पीएनएल अकाउंट से क्रिएट होता है। तो यहां पे आपका बाय पीएनएल अकाउंट आ जाएगा कितना? 646, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है। इधर भी मैंने लिख दिया। तो पीएनएल अकाउंट में कितना गया? तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 646। क्लियर? तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट सारे ही एडजस्टमेंट जो प्रोविजन के रिलेटेड थे डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डाउटफुल डेट के, वो सारे ही हमने एक ही सम में जो है वो पूरे समझ लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे अगर इसका आंसर इधर भी देख लो आप, इधर भी वही आंसर दिया गया है कि पीएनएल अकाउंट में कितना आया? पीएनएल अकाउंट में 8,800 प्लस 646। यहाँ पे आपका 8,554 आया। इधर आपका क्लोजिंग बैलेंस, पीएनएल अकाउंट में 8,800 बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे 646 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? ठीक है। अब इसका एक छोटा सा सम है जो हमें मॉड्यूल में दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो इसके रिलेटेड सम है। ऑन 1 अप्रैल 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट ₹40,000। तो ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपको 40,000 दिख रहा है। ट्रेड रिसेबल ऑन 31/3/2021 रुपीज, अच्छा ये 21 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इसको 22 कर दो। क्लोजिंग डेट पे
आपका जो प्रोविजन है, सॉरी डेटर्स है, वो कितने दिख रहे हैं? 15 लाख दिख रहे हैं। बेड डेट्स आपको 1 लाख दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि बेड डेट को राइट ऑफ करना बाकी है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेट्स, मतलब ये एडजस्टमेंट वाला बेड डेट हो गया। और आपको प्रोविजन क्रिएट करना कितना? 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है। तो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा वो आपको कंप्यूट करके देना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टार्ट करते इसको। आंसर 6। सबसे पहले एक वर्किंग नोट में बनाऊंगा जिसमें आपको डेटर्स का बैलेंस दिया गया है कितना, सॉरी डेटर्स का बैलेंस आपको यहां पे दिया गया है 15 लाख। अब एडजस्टमेंट वाला बेड डेट है तो पहले उसको माइनस करना पड़ेगा। 1 लाख आप ये माइनस करोगे तो इसके बाद आपका डेटर्स का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 14 लैक्स। ठीक है। अब हमें प्रोविजन रखना कितना है? तो प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, तो ये हो जाएगा 14 लाख इंटू 5%, तो ये आपका बनता है 70,000। ठीक है। अब अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाऊं, तो यहां पे सबसे पहला आप क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस। तो क्या आपको प्रोविजन का कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था। ये 40,000 आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया था, तो 40,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग रखना कितना है? तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग आपको रखना है ये 70,000। ठीक है। करंट ईयर में बेड डेट्स हुए कितने? करंट ईयर में आपको बेड डेट जो है वो 1 लाख रुपए के हुए, जिसको आप राइट ऑफ करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट से। तो यहां पे टू बेड डेट्स 1 लाख। तो ये करने के बाद अब आपको कितना प्रोविजन करंट ईयर में और क्रिएट करना है वो इधर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इधर मैं लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आ जाएगा 40 माइनस 1 लाख माइनस 70,000। तो करंट ईयर में आपको पीएनएल अकाउंट में जो अमाउंट जाने देना है वो कितना जाने देना है? 1,30,000। तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट में जो डेटर्स में से माइनस होगा वो 70,000 माइनस होगा, और जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा? 1,30,000। और ये बेड डेट्स आपने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है प्रोविजन के थ्रू, तो अब ये बेड डेट्स आपका पीएनएल अकाउंट में तो नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पूरा एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अब जो है वो हमारे ऑलमोस्ट छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स वाले सम्स जो है वो हो गए हैं। अब हम सीधा सारे एडजस्टमेंट समझेंगे और उसके बाद अब जो है बड़े सम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स और समझने हैं। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
वैसे आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होगी अगर आप 11th-12th करके आए हो, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूंगा सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब कुछ क्या है उसके एडजस्टमेंट्स रिवाइज करेंगे। फिर थोड़े बहुत मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स है उसको रिवाइज करेंगे, और फिर जो है वो हम बड़े सम्स पे आएंगे। एक और मेन चीज़ हमें जो रिवाइज करनी है वो जीएसटी वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।